in the given problem, it is given that the force of buoyancy exerted by the atmosphere on a balloon is B in the upward direction and remains constant. The force of air resistance on the balloon acts opposite to the direction of velocity and is proportional to it. The balloon carries a mass m and is found to fall down near the Earth's surface with a constant velocity v. How much mass should be removed from the balloon so that it may rise with a constant velocity v? तो ये प्रॉब्लम एच सी वर्मा से लिया गया है फ्रॉम द चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. सो इन दिस प्रॉब्लम देर इज अ बलून जो कि पहले v वेलोसिटी, तो द क्वेश्चन इज कितना मास उसमें से रिमूव करें जिससे वो सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करे बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऊपर की तरफ अभी ट्रेवल करना स्टार्ट करे. सो पहले बलून कांस्टेंट वेलोसिटी v से नीचे की तरफ जा रहा था और कितना मास उसमें से रिमूव कर दें जिससे कि वो v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करे. तो जो भी केस है, तो लेट्स ड्रॉ अ बलून फर्स्ट. बलून इज अ काइंड ऑफ लाइक एयर बलून जो कि हॉट एयर की वजह से दैट गोज up, or maybe it goes sometimes down as well, depends upon the weight or mass that is hanged with the balloon. So let us consider a balloon which was going downward with velocity v initially. So let's draw the free body diagram of balloon. यहाँ पे हमें दो केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे. फर्स्ट केस में जहां पे बलून नीचे जा रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी से, और दूसरे केस में जहां की बलून ऊपर जाएगा वेलोसिटी v से आफ्टर रिमूवल ऑफ सब मासेस. तो यहाँ पे बलून पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो हमें मेंशन किया हुआ है कि एक तो बॉयेंट फोर्स लग रहा है, बॉयेंसी, जो कि कोई भी फ्लूइड, वाटर या फिर एयर फ्लूइड लगाता है, एंड इट इज डिपेंडेंट अपॉन वॉल्यूम. सो बलून पे एक बॉयेंसी फोर्स लग रहा है जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है. दिस इज बॉयेंट फोर्स, and we know that the buoyant force depend upon the volume, not on the mass, and there is a weight force that will be acting downward of balloon, and this weight force is nothing but the mass into g, mg. So अभी तक हमने दो फोर्सेस दिखा दिए. बलून पे एक बॉयेंट फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और mg नीचे की तरफ लग रहा है. एंड केस वन में हमें पता है कि ये बलून नीचे की तरफ जा रहा है वेलोसिटी v से. प्रॉब्लम में यह भी मेंशन किया हुआ है द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द बलून एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है बलून का, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टेंस फोर्स भी काम करेगा. तो मैंने यहाँ पे रेड से दिखा रहा हूं, रेड वाला एरो मैं दिखा रहा हूं जो कि दिखा रहा है वेलोसिटी का डायरेक्शन. कि केस वन में बलून नीचे की तरफ जा रहा था, दिस वेलोसिटी वेक्टर is acting downward. This is not a force. ये फोर्स नहीं है, जस्ट दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. सो अभी तक हमने दो फोर्सेस कंसिडर किए हैं, फोर्स ऑफ बॉयंसी एंड डाउनवर्ड फोर्स mg. mg इसका वेट है, और एक फोर्स हम लोग दिखाएंगे रेजिस्टेंस, जो कि दैट इज ऑफर्ड बाय एयर, एयर फ्लूइड. एयर ऑफर कर रहा है एक रेजिस्टेंस फोर्स जो कि वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा. तो हम लोग रेजिस्टेंस फोर्स को R कंसीडर कर सकते हैं. So let us consider the resistance force that is acting R in the opposite direction to the velocity as they have mentioned in the problem. Problem में mention किया हुआ है कि proportional to velocity होगा resistance force और opposite to the velocity होगा. Velocity direction के opposite direction में act करेगा the resistance force. So अभी तक टेक्निकली हमने तीन फोर्सेस ले लिए हैं फ्री बॉडी डायग्राम में अंडर केस वन: buoyant force, resistance force, and force of mg that is acting in downward direction. So now we can apply the free body diagram. According to free body diagram, we will apply the Newton's second law of motion into it. Since there is constant velocity, so we can say that the system is under equilibrium. What is the meaning of equilibrium? The meaning of equilibrium is the acceleration of the system is
जीरो, तो वो चाहे केस 1 हो चाहे केस 2 हो, दोनों में एक्सेलरेशन जीरो है। दैट मीन्स वी कैन से दैट द सिस्टम इज अंडर इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन? कोई भी बॉडी जिसपे नेट फोर्स जीरो लग रहा है वो सिस्टम को बोलेंगे अंडर इक्विलिब्रियम, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर सकता है, नहीं तो जीरो वेलोसिटी से ट्रेवल कर सकता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। तो व्हाट न्यूटन्स हैव सेड दैट अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो देन वी कैन कंक्लूड दैट कि उस पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है। तो दैट इज द सिचुएशन हियर, क्योंकि बलून पे कोई एक्सेलरेशन बताया नहीं गया है, सो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि यहां पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो क्या होगा कि केस 1 में जो अपवर्ड फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। नाउ वी आर कंसीडरिंग द सेकंड केस। सेकंड केस का एफबीडी मैं सेपरेट बना रहा हूं यहां पे, सेपरेट बॉक्स में। इसमें हम लोग दिखाएंगे कि बॉवेंट फोर्स तो अभी भी ऊपर की तरफ लग रहा है। So this arrow represents the buoyant force and this arrow represents the mg, the weight force of the balloon, but इस बार वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगा, hence the resistance force will be downward। अभी जो थर्ड वाला फोर्स मैंने दिया दिस इज द रेजिस्टेंस फोर्स। तो सबका मैं नाम दे देता हूं, तीन फोर्सेज अभी तक मैंने दिखाया है। एंड वी नो दैट इन सेकेंड केस बलून इज, जो रेड वाला एरो मैं यूज कर रहा हूं यहां पे ये इसका वेलोसिटी दिखा रहा है। जैसा कि प्रॉब्लम में मेंशन किया गया कि पहले बलून नीचे की तरफ जा रहा था वी से, लेकिन अब वही बलून ऊपर की तरफ जा रहा है वी से, तो ये रेजिस्टेंस फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा। तो रेजिस्टेंस फोर्स का डायरेक्शन चेंज हुआ क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ, एंड बॉयंसी का फोर्स ऊपर की तरफ ही लगता रहेगा। बॉयंसी फोर्स जो है, force of buoyancy will be acting in upward direction only, there is no change। mg will be acting downward only, so it will become m minus m into g now, since we have removed the mass m, small m is the mass removed from the existing mass। तो हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि स्मॉल मास m जो है वो हमने रिमूव किया है एग्जिस्टिंग मास ऑफ बलून से। तो मास उसमें से कुछ निकाल लिया, लाइक सम देयर विल बी सम मास, उसमें से कुछ रिमूव कर लेंगे m मास। तो अब वही बलून ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि मास निकालने से अब उस पे ग्रेविटी का फोर्स कम लग रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है, चांस है कि वो ऊपर जाना चालू करेगा वेलोसिटी v से। तो दोनों पे अब हम लोग अप्लाई करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अंडर इक्विलिब्रियम। तो वो क्या होता है, दोनों केसेस में ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स इक्वल होना चाहिए, तभी तो एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या हो गया, बॉडी अंडर इक्विलिब्रियम। सो अपवर्ड फोर्स b प्लस आर मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स mg according to case number 1। So we can assume this equation 1। Now using case 2, अब हम लोग केस 2 यूज करेंगे। यूजिंग केस 2 जिसमें कि फिर से ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स इक्वल होगा। ऊपर वाला फोर्स सिर्फ एक है, बॉयंसी फोर्स, और नीचे का फोर्स है आर प्लस एम माइनस एम इंटू जी। तो नीचे वाला फोर्स अगर मैं ले लूं आर प्लस एम माइनस एम इंटू जी, एम कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम ब्रैकेट जी, दैट शुड बी इक्वल टू बॉयवेंट फोर्स। तो ये दोनों नीचे के फोर्स थे, दैट शुड बी इक्वल टू बॉयवेंट फोर्स, ऊपर का फोर्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन मिल चुके हैं। सो रेजिस्टेंस जो फोर्स है वो हमने एज्यूम किया था, तो वो उसको हमें एलिमिनेट करना जरूरी है, बिकॉज वी नीड द मास रिमूव्ड, स्मॉल एम कैलकुलेट करना है हमें। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, इक्वेशन वन से इक्वेशन 2 को माइनस कर दे, तो आर और आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question, r is directly proportional to velocity, तो ये होगा equal to kv। r is directly proportional to velocity, so it will be equal to kv, k times v। फर्क नहीं पड़ता है kv लिखे या r लिखे, एक ही बात है, बट प्रॉब्लम में मेंशन किया हुआ है कि वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल था रेजिस्टेंस फोर्स, या एयर रेजिस्टेंस फोर्स जो था वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल था, तो हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पे k कांस्टेंट है। तो 1 and 2
तो हम लोग अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को वापस लिखेंगे, आर को रिप्लेस कर देंगे के टाइम्स वी से, क्योंकि प्रॉब्लम में बोला था रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो कोई के कांस्टेंट ले लिया और केवी से इक्वेट कर दिया, तो बी प्लस केवी इज इक्वल टू एम जी, एंड द सेकेंड इक्वेशन विल बिकम केवी प्लस कैपिटल एम माइनस एम इंटू जी इक्वल्स बी, इक्वल्स बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें केवी रिमूव करना है, बिकॉज केवी या रेजिस्टेंस हम रिमूव करके बॉयंट फोर्स निकाल सकते हैं। तो अगर इक्वेशन 1 से 2 को माइनस कर दे तो वैसे भी केवी कैंसिल हो जाएगा। तो लेट्स सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, लेट्स subtracting equation 2 from equation 1, we will get what we will get, kv kv कैंसिल हो जाएगा, so just a sec, subtracting equation 2 from equation 1, साइन विल बी चेंज्ड, kv का माइनस हो जाएगा प्लस से माइनस, और v वाला भी माइनस हो जाएगा, तो kv kv कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, हमें जो बचा है वो लिख देंगे b माइनस m माइनस m, कैपिटल M माइनस m इंटू जी इक्वल्स mg माइनस b, इक्वल्स mg माइनस b। अब ये इक्वेशन आ चुका है और हमें निकालना है यहां से स्मॉल m, तो स्मॉल m निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे अभी, mg माइनस 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 प्लस mg इक्वल्स कैपिटल mg माइनस b। अब हमारे पास क्या है, स्मॉल m निकालना है, तो b को भी राइट हैंड साइड में भेज देंगे और mg को भी राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो बॉयंसी फोर्स को अगर राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो वो हो जाएगा -2b, और mg को भी राइट हैंड साइड भेज दे तो हो जाएगा +2mg। So finally mg will become equal to 2 times mg, capital Mg, minus 2 times force of buoyancy, minus 2 times buoyancy force. So we are interested in m, so g को उधर ले जाके डिवाइड करेंगे तो 2m minus 2mg minus 2b अपॉन g, और अगर सेपरेट करें तो g कैंसिल होगा 2mg से, तो m इज इक्वल टू 2m, स्मॉल m इज इक्वल टू 2 टाइम्स m माइनस 2 टाइम्स b अपॉन g, माइनस 2 टाइम्स b अपॉन g, sorry not 2, let me make change, 2b upon g. So finally we have got the result as, we can take 2 common, m minus b upon g. So finally not 2, b upon g, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे b अपॉन g आएगा। So small m is equal to 2 into capital M minus b upon g. So this is the final answer that we have got as an answer.